हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरणों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि इससे पहले हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा हमने आपको बताई थी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले साधन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें डीएनए लाइगेज था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वेक्टर के बारे में हमने वाहक के बारे में हमने आपको बताया, एंजाइमों के नामकरण के बारे में हमने आपको बताया। तो आज हम आपको बताएंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी जीन का उत्पाद प्राप्त किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी जीन का उत्पाद प्राप्त है। कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके लिए क्या करेंगे, जीन को, जिस जीन का उत्पाद हमको प्राप्त करना है उसे वांछित जीन कह देते हैं। उस जीन को निकालेंगे, फिर उसको वाहक के साथ जोड़ेंगे। वाहक के साथ जोड़ने के बाद ये पुनर्योगी डीएनए बन जाएगा। अब इस पुनर्योगी डीएनए को यानी कि वांछित जीन से इस वाहक को किसी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करा देंगे, जहां पर वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं। फिर विशेष प्रक्रम के तहत इन जीनों की कॉपियों से वांछित उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है। यही पूरा क्रियाविधि पूरा यही है। अब ये कैसे कैसे किया जाए, कहने में तो बहुत आसानी से हमने कह दिया, लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रमुख चरणों में लिखेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी पहले परिभाषा लिखेंगे कि जीनों के हेरफेर के द्वारा नई जीन संरचनाओं का निर्माण कर उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वांछित जीन का चयन व पृथक्करण। वांछित जीन का चयन व पृथक्करण। वांछित जीन का चयन व पृथक्करण। देखिए भाई, वांछित जीन का मतलब समझ गए भाई, जिस जीन का हमको उपयोग करना है, जिस जीन का हमको उत्पाद प्राप्त करना है, वो वांछित जीन हो गया। और वांछित जीन कोई भी हो सकता है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले वांछित जीन का चयन करेंगे। भाई हमको ये उत्पाद प्राप्त करना है, तो इसके लिए कौन सा जीन होगा। उदाहरण के लिए जैसे मानव इंसुलिन प्राप्त करना है, तो मानव इंसुलिन बनाने वाला जीन ये पाया कहाँ जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में। तो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका का चयन किया और चयन करने के बाद उसमें से वांछित जीन को निकाल लिया गया, उसको अलग कर लिया गया, पृथक्करण कर लिया गया। तो वांछित जीन का पृथक्करण कई प्रकार से किया जाता है। अब मान लीजिए वांछित जीन किसी वनस्पत कोशिका में है, मान लो, तो वनस्पत कोशिका में है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वनस्पत कोशिका के सबसे बाहर सेल्यूलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति को तोड़ा जाएगा। कोशिका भित्ति को तोड़ करके कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों पर जीन होते हैं, तब जाकर के जीन को वहां से हम निकाल पाएंगे। यानी सबसे पहले कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। कोशिका के अंदर जाने के बाद केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, फिर गुणसूत्र को निकालेंगे, फिर गुणसूत्रों से वांछित जीन को निकाला जाएगा। तो अगर जो वनस्पत कोशिका से वांछित जीन को निकालना है, तो वनस्पत कोशिका के सबसे बाहर सेल्यूलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इसके लिए
सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा, सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा वनस्पति कोशिका की कोशिका भित्ति का पाचन करवा दिया जाएगा। अगर जो किसी कवक कोशिका से किसी जीन को निकालना है, पृथक करना है, तो कवक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसमें काइटिन की बनी होती है, तो उसमें जो है काइटिनेज एंजाइम द्वारा, काइटिनेज यानी कवक कोशिका का भेदन जो है किसके द्वारा करेंगे, काइटिनेज एंजाइम द्वारा कवक कोशिका भित्ति को गलाएंगे। अगर किसी जीवाणु से किसी जीन को निकालना है, जीवाणु से, तो जीवाणु से जीन को निकालने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से वांछित कोशिका से वांछित जीन को अलग करते हैं। वांछित जीन को अलग करने के लिए सबसे पहले कोशिका का चयन, जीन का चयन, जीन किस कोशिका में पाया गया, कोशिका का चयन किया, कोशिका को तोड़ा, फिर उसके बाद केंद्रक को तोड़ा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र को निकाला। अब देखिए गुणसूत्र होता क्या है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कई बार लिपटा रहता है और ऐसे ऐसे कई संरचनाएं मिल करके जो है वो गुणसूत्र का निर्माण करती है। यानी कि गुणसूत्र पर जो है डीएनए होगा, डीएनए के खंड होते हैं जीन। तो सबसे पहले हमको डीएनए को निकालना है गुणसूत्र में। तो क्या करेंगे, आप देखें, यानी गुणसूत्र किसका बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होगा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल ये दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो क्या करेंगे, गुणसूत्र से पहले जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनका पहले पाचन करवाया जाता है। इसके लिए प्रोटीएज एंजाइम द्वारा पाचन करवा दिया जाता है। गुणसूत्र पर जो है प्रोटीएज एंजाइम अप्लाई किया जाता है। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, गुणसूत्र में जो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन जो प्रोटीनें हैं उनका पाचन कर देता है। अब क्या बचा भाई, अच्छा, क्योंकि डीएनए हमेशा आरएनए का निर्माण करता रहता है, तो आरएनए, जाहिर सी बात आरएनए भी उसमें पाया जाएगा। तो उस आरएनए का पाचन करवाना होगा। पहले तो भाई प्रोटीन का पाचन करवाया, सारे प्रोटीन खत्म हो गई, उसके बाद आरएनए का पाचन करवाना होगा। तो आरएनए का पाचन करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग कर दिया जाता है, वो आरएनए का पाचन कर दिया। देखिए गुणसूत्र में क्या क्या पाएगा, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। हमको क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले जो है प्रोटीएज एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन करवा दिया, प्रोटीन खत्म हो गई, उसके बाद राइबोन्यूक्लियेज द्वारा आरएनए का पाचन करवा दिया गया। अब क्या बच गया, केवल डीएनए। अब उस डीएनए को द्रुत शीतित एथेनॉल में डाल दिया जाता है। द्रुत शीतित मतलब बहुत अधिक ठंडे एथेनॉल में डाल दिया जाता है और फिर वो जो है डीएनए अवक्षेपित हो जाता है और डीएनए को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से वांछित कोशिका से वांछित जीन का पृथक्करण कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, वांछित जीन का, वांछित जीन तथा वाहक का एक ही प्रतिबंधन द्वारा
काटना। वांछित जीन तथा वाहक दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। अब क्यों भाई एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा क्यों काटेंगे? जिससे कि जहां से कट किया जाएगा तो दोनों में समान चिपचिपे सिरे प्राप्त हो सके। जब वाहक और वांछित जीन दोनों को एक ही प्रतिबंधन से काटेंगे तो इनके सिरों पर चिपचिपे समान यानी एक समान चिपचिपा सिरा प्राप्त होगा, तभी इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए खंडों का पृथक्करण, यानी काटे गए डीएनए खंडों का पृथक्करण। अब देखिए, कटे हुए डीएनए खंडों का पृथक्करण जो है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा किया जाता है। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। एगारोज जेल माध्यम के रूप में एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। एगारोज क्या है? ये समुद्री खरपतवार से प्राप्त होने वाला पदार्थ है एगारोज जेल। तो एगारोज जेल में जेल का उपयोग किया जाता है डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए। डीएनए खंडों को पृथक कर लिया जाता है तो इसमें होता है, इसमें डीएनए खंडों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये डीएनए अपने लंबाई के अनुसार जो है ये एगारोज जेल में सेपरेट हो जाते हैं और एगारोज जेल एक छलनी की भांति कार्य करता है। डीएनए खंड जब प्राप्त हो जाते हैं तो प्राप्त डीएनए खंडों को एथिलियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से इसको अभिरंजित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में डीएनए खंडों को देखने के लिए किस यौगिक से इन्हें अभिरंजित किया जाता है? तो इथिलियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से इसे पृथक अभिरंजित किया। अभिरंजित मैंने कहा था रंगना, किसी को रंग दिया जाए उसका होता है अभिरंजित कर दिया जाए। अब अभिरंजित करने के बाद इसे परावैंगनी विकिरण की सहायता से इसे देखा जाता है। तो देखने पर डीएनए या एक चमकीली नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये हो गया डीएनए खंडों का पृथक्करण। चौथा पॉइंट है जिसे कहते हैं लाइगेशन, यानी वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़ना। वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ना। अब क्या करेंगे भाई? लाइगेज एंजाइम की सहायता से वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ दिया जाता है। यह क्रिया लाइगेशन कहलाता है।
लाइगेशन। लाइगेशन किसे कहते हैं? लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ना, या ऐसे आप कहो डीएनए लाइगेज की सहायता से डीएनए खंडों को जोड़ना लाइगेशन कहलाता है। वापस सुनिए, लाइगेशन किसे कहेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना लाइगेशन कहलाता है। अब जब इस प्रकार से हम वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ दिए तो आप देखिए वांछित जीन कहीं और कोशिका से प्राप्त हुआ था और वाहक कहीं और से प्राप्त हुआ है, तो दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंड हो गए, इनको जोड़ दिया तो क्या बन गए? पुनर्योगज डीएनए बन गया, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पुनर्योगज डीएनए बन गया, यानी दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़ने से जो नया डीएनए बना वो क्या हो गया? पुनर्योगज डीएनए। तो यही पर वांछित जीन को हम वाहक के साथ जोड़ देते हैं तो दोनों अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए है, तो यह जो है पुनर्योगज डीएनए कहलाया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पुनर्योगज डीएनए निर्माण के प्रमुख चरणों को लिखिए, तो केवल ये 4 चरण है। पुनर्योगज डीएनए निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? ये 4 ही हैं। लेकिन जब जीन अभियांत्रिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण पूछा जाएगा तो इसमें अभी हम और जोड़ेंगे। अब ये पुनर्योगज डीएनए तो बन गया, अब इसको क्या करेंगे? किसी उपयुक्त विधि द्वारा परपोषी कोशिका में इस पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण करेंगे। तो 5वां पॉइंट हो गया, यानी वांछित जीन का या पुनर्योगज डीएनए भी कर सकते हैं हम, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। अब देखिए परपोषी कोशिका क्या है भाई? जिस कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को प्रवेश कराया जाता है या स्थानांतरित कराया जाता है, उस कोशिका को परपोषी कोशिका कहेंगे। जीन अभियांत्रिकी तकनीक में बाकी तो वैसे भी परपोषी कोशिका का एग्जाम्पल हम बहुत सारा दे सकते हैं भाई। अगर कोई सूक्ष्म जीव है किसी कोशिका पर अटैक कर रहा है तो सूक्ष्म जीव के लिए परपोषी कोशिका वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जीन अभियांत्रिकी तकनीक में बता रहे हैं आपको कि परपोषी कोशिका क्या है? वह कोशिका जिसमें वांछित जीन का स्थानांतरण कराया जाता है, उस कोशिका को परपोषी कोशिका कहते हैं। किसी परपोषी कोशिका में वांछित जीन का स्थानांतरण क्यों कराया जाता है? उस वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां प्राप्त करने के लिए। तो होता क्या है कि वांछित जीन को जब परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वांछित जीन को कौन ले जाता है? वही वाहक ले जाता है अपने साथ जोड़ करके। तो ये जीन जो है परपोषी कोशिका के, यानी वांछित जीन परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और जैसे जैसे परपोषी कोशिका अपना डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है या अपना रेप्लिकेशन करता है, उसी के साथ साथ वांछित जीन की भी कॉपियां बनती जाती हैं, यानी बहुत ढेर सारी कॉपियां बन जाती हैं। अब ये जब किसी वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां बन गई तो इनको जो है इनसे विशेष प्रक्रम के तहत इनसे उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है। और छठा लिख दिया है, छठा पॉइंट, यानी वांछित जीन का उत्पाद प्राप्त करना, उत्पाद प्राप्त करना। और सातवां है अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन।
ये हो गया प्राप्त होना। अनुप्रवाह संसाधन किसे कहते हैं? जीन अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर कर देना अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। वापस देखिए, अनुप्रवाह संसाधन किसे कहेंगे? जीन अभियांत्रिकी अनुवांशिक या अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा प्राप्त उत्पाद में या नवजात उत्पाद में कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। तो इसी 7 चरण हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के, ये 7 चरण हैं भाई। इन 7 चरणों के बाद जो है किसी जीव का उत्पाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम आपको बता रहे हैं। कल जो है, कल की वीडियो में इससे आगे का हम आपको बताएंगे। थैंक यू।